Hi, Dr. Vikrant, are you with us? Okay, I request Pandit Sunil ji, if namaskar, and it's good to hear from you. आप unmute हैं sir? मैं म्यूट हो गया। जी I जी can जी hear you. I can hear you. Thank you. And जी Pandit ji going to tell us how in medical astrology can really help us. And I myself was excited to hear that really medical astrology can help us and get rid of this medicine called this disease called diabetes. Please, sir, over to you. जरूर जरूर। देखिए, ज्योतिष जो है ये कर्मफल सिद्धांत पर आधारित होता है और हर ग्रह जो है जातक के कर्मानुसार फल करते हैं। तो डायबिटीज के विषय में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है गुरु, शुक्र और चंद्रमा का अहम रोल होता है। वैसे अगर आपका कुंडली में जन्म लगन और लग्नेश बलवान है तो गुरु, शुक्र और चंद्रमा अगर बलहीन भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर गुरु, शुक्र और चंद्रमा बलहीन है और साथ ही साथ लगन और लग्नेश भी बलहीन है तो फिर इस रोग की होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ज्योतिष का जो उद्देश्य है वह समस्या आने से पहले ही हल का संकेत देता है। ज्योतिष का उद्देश्य उपचारात्मक है, रेमेडियल है। कुंडली देख करके ये देखा जा सकता है किस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा, किस समय रोग होगा। और हम तो इस बात की चर्चा हम करते हैं कि समस्या आए उसके पहले ही देख करके उसका जो उपचार है उसको हम कर लें। तो यहाँ पे हम आते हैं कि गुरु, शुक्र और चंद्रमा। तो गुरु चूंकि इसमें अहम रोल निभाता है, क्योंकि गुरु जो है यह हमारे पेट का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, आर्गन है, उसका मेन अहम इसका रोल है। जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है और साथ ही साथ जो है जितने भी पाचन के वो चीजें होती हैं वो जुपिटर के अंतर्गत आती हैं। तो बृहस्पति जो है हम रोल करता है शुक्र की, ये मधुमेह है, ये जो है शुगर जो है यूरिन के माध्यम से जो है बाहर निकलता है और ये हार्मोनल भी है, अतः इसमें शुक्र का भी रोल बनता है। चंद्रमा भी अहम रोल निभाता है। चंद्रमा जो है आपका जो है मन है स्थिति जो देखा जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा आपका बलवान है, अच्छा है, तो आपकी मन है स्थिति अच्छी होगी, आप किसी भी समस्या को जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा बलहीन हो, जैसे पक्ष बल में हो, जैसे अमावस्या के आसपास का हो या 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या पीड़ित हो, तो बहुत बार मानसिक स्ट्रेस से भी बहुत से रोग होते हैं। पेट के बहुत सारे रोग जो है स्ट्रेस से होते हैं और उसमें मेन कारण डायबिटीज भी होता है, स्ट्रेस से होता है। तो ये 3 ग्रह जो है गुरु, शुक्र और चंद्रमा इसमें अहम रोल निभाते हैं। लेकिन फिर से हम वही बात बताएंगे कि अगर कुंडली में लगन और लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो ये अशुभ होने के बावजूद भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर लगन लगने की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये फिर अपना असर दिखा देते हैं। और विशेष करके जो है मैंने देखा है कि अशुभ दशाओं में, जैसे मतलब राहु की दशा में भी जो है ऐसा हो जाता है, साढ़े साती में भी जब अशुभ समय हमारा चलता है तो भी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन डायबिटीज का जो है अधिकतर हमने देखा है कि बृहस्पति की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में या शुक्र की दशाओं में, बृहस्पति की दशाओं में ये रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। थैंक यू पंडित जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी रेमेडीज हैं हम कर सकते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं, जिससे वो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को हील कर सके? कैन यू प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएंगे? अब देखिए, अब इसके 2 पार्ट हैं। प्रथम पार्ट है उनके लिए कि जिनको रोग अभी हुआ नहीं है, होने की संभावना है। भाई ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई पहले अगर रोग हुआ नहीं है, होने की संभावना है, उसका हम इलाज करें। उसका मतलब रेमेडी तो यह है किसी जो है ज्योतिषी को दिखाया जाए और उससे जो है गुरु, शुक्र, चंद्रमा या जो भी ग्रह अशुभ है, जिनकी दशाएं अशुभ है, उनकी जो है शांति हो जाए
और तो उसके लिए जो है ये चीजें हैं कि हम पहले से अलर्ट हो जाए, रोग को होने ही ना दें। जी, दूसरी चीज है बेटर देन क्योर। कि दूसरी चीज है कि यदि रोग हो गया है, यदि रोग हो गया है तो उसको कैसे, भाई ये ऐसा रोग है कि जिसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, अन्य भी बहुत सारे रोग जैसे बीपी हो गया, किडनी की समस्या हो जाती है, बहुत सारे रोगों की जननी है डायबिटीज। तो वो चीजें हैं कि अगर मान लीजिए रोग हो गया है और उसमें जो है हम कैसे इसके अन्य जो साइड इफेक्ट है उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी है भगवान शिव जी की आराधना। भगवान शिव भगवान की शिव, आराधना से डायबिटीज रिड हो सकती है। हाँ, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकते हैं त्रिपुरारी, भगवान शिव जो है होनी को भी मेट सकते हैं। तो अतः भगवान शिव का जो है ओम नमः शिवाय का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जो जप करें, रुद्राभिषेक जो है समय समय पे रखवाते रहें, और खास करके स्वास्थ्य के लिए जो है रुद्राभिषेक, अगर उषा के कुछ होता है, एक घास होती है, उसको जल में भिगो करके और उससे जो जो रुद्राभिषेक रखा जाता है, उससे जो है इसमें बहुत सी राहत होती है। हो गया है तो इसके जो साइड इफेक्ट है वो घट जाते हैं। अगर ये चीज नहीं हुआ है तो फिर बचने की संभावना बनी रहती है। थैंक यू पंडित जी। आप, मैं ऑल्सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्या ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ भगवान शिव की आराधना से, मैं डाउट नहीं कर रही एंड हर कोई भगवान शिव को मानता है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ क्या एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं जहाँ हमारी पार्टिसिपेंट्स को पता लगे कि हाँ ये चीज हुई है, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आपने देखे हो या नोट किए हो, कुछ सर्विस स्टडीज हो? देखिए मेरा जरूर है, लेकिन एक चीज मैं इसके पहले मैं बताना मैं चाह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर जो है समस्या को देख करके, रोग को देख देख करके डोज निर्धारित करता है। डोज होता है ना, अब किसी को मान लीजिए इन्फेक्शन है तो किसी को जो है 500 mg एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, इसी को 650 mg एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, इसी के बच्चों को 200 mg की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो है समस्या के आधार पे ज्योतिष में भी रेमेडी होती है। जीत की नींव तभी पक्की हो सकती है जी जब समस्या की तुलना में पुरुषार्थ ज्यादा है। अगर समस्या बड़ी है और हमारा जो पुरुषार्थ है वो थोड़ा सा है तो फिर हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि समस्या के अनुसार हमारा उपाय होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इसी की पत्री में छोटे मोटे दोष हैं, तो उसको छोटे मोटे उपाय से वो ठीक हो जाएगा या उसको होगा नहीं। लेकिन अगर किसी कुंडली में जैसे अष्टम भाव में बहुत से पाप ग्रह हैं, द्वादश भाव में द्वादश भाव की अशुद्धता है, छठे भाव की अशुद्धता है, उसमें ये रोग जो है या कोई भी समस्या, उसके लिए उपाय हमें ज्यादा करना पड़ेगा। रही बात आपके क्वेश्चन की, तो मैंने बहुत बार हमने देखा है कि भगवान शिव की आराधना से जो है रोग दूर होता है। अब इसमें ये चीजें हैं कि जैसे ज्योतिष में है, शास्त्रों में है, मेरे मेरे गुरु ने बताया है, कोई भी समस्या आने से पहले 6 महीने पहले, कम से कम 6 महीने पहले उपाय होना चाहिए। अगर आप सपोज करिए, फायदा तभी होगा अगर आज आपको मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई, आज अगर उपाय हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, महामृत्युंजय का जप हो रहा है, तो शायद है कि आज उतना लाभ नहीं होगा। जी लेकिन लेकिन अगर हम उसको समय से पहले ही हम उसका उपाय कर लें तो ज्यादा फायदा होता है। जैसे अब जो बाण आपके सर्कस से निकल चुका है, जो बाण चल चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। उसी तरह से जो कर्म लेने की मुद्दत है, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। इसलिए लेकिन जो बाण अभी हमारे सर्कस में है, उसको हम काट सकते हैं, छाट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ज्योतिष का उद्देश्य यही है कि हम इसको पहले, अब समस्या आपको मान लीजिए आज हॉस्पिटलाइज हुआ, आज अगर उसका उपचार हो रहा है तो शायद है कि वो आज उसका फल उतना नहीं मिलेगा, लेकिन उसका फल देर से मिलता है या फल देना भगवान के हाथ में है। बट 6 महीना पहले अगर होता है तो ज्यादा ज्यादा परिणाम मिलता है। मैंने एक चीज हमने देखा है, अभी पिछले 2020 में 2021 में कोविड था, जिसको जिसको जो है कोविड हुआ मुझसे संपर्क किए, मैंने लगभग 2 उपाय बताए उसमें। 2 उपाय बताए। एक तो मैंने ये बताया उपाय कि
उषा के जल से रुद्राक्ष रखवा लीजिए। तो ये उपाय बताया, और दूसरा उपाय हमने बताया, वजन के बराबर अनाज का दान करें। तो लगभग मैंने ये उपाय बहुत से लोगों को बताया, और इसमें भगवान की दया से 99% लोगों अच्छा हो गए। वाह। कुछ लोग जो एकदम से मतलब बहुत ज्यादा थे, और हमसे लेट में हमको किए, जो आईसीयू भर्ती थे, उनको छोड़ दिया जाए, एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो बाकी मैंने ये दो उपाय जिसको जिसको मैंने बताया सभी को जो है लाभ दिया। इसलिए लेकिन मैंने दो चीजें देखी है कि एक तो रुद्राभिषेक बहुत जल्दी वर्क करता है, और दूसरा जो है वजन के बराबर अनाज का दान। रही बात महामृत्युंजय मंत्र का फल थोड़ा देर से मिलता है, तो समय देख करके, और इस स्थिति देख करके पहले से ये चीजें पहले से होती है। नहीं भी कोई समस्या है, हम कहते हैं नहीं भी कोई समस्या है, तो भी उपचार होता रहना चाहिए। जी। देखिए कबीरदास जी कहते हैं, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। तो कहने का मतलब है कि नहीं भी कोई समस्या है, तो भी जो है अगर ये महामृत्युंजय रुद्र से साल भर में एक बार वजन के बराबर अनाज का दान, ये सब चीजें अगर होता रहेगा, और रेगुलर जो है ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, इन सब का जप अगर होता रहेगा, तो इसका फायदा मिलता है। रोग होता है नहीं, कोई समस्या आती है। पंडित जी थैंक यू, ये बहुत इंफॉर्मेशन है। मैं जब से आपसे मतलब जब मेरी आपसे बात हुई, इससे पहले तक मैं भी नहीं जानती थी कि एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी हेल्प कर सकती है हमारी डिजीज के लिए। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास चीजें और क्या होने वाला है सिर्फ उतना पता लग सकता है। तो दिस इज अ इमेंस नॉलेज जो पंडित जी ने शेयर करी। अगर पंडित जी के लिए कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप बॉक्स में डाल सकते हैं। और कुछ सेशंस कोई बुक करना चाहता है रेमेडीज के लिए तो वो कर सकते हैं हमारे ग्रुप पर भी। तो थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत अच्छी नॉलेज आपने शेयर करी, शुक्रिया। मैं डॉक्टर विक्रांत तोमर से रिक्वेस्ट करूंगी, हु इज योगा एंड स्पिरिचुअल गुरु एंड हु इज इंटरनेशनली सर्टिफाइड NLP practitioner also, to please come and take this topic forward. Dr. Saab, Dr. Vikrant Singh Tomar, thank you ji, and please share your point. Namaste दोस्तों. One small thing, I'm not a guru, I'm just a teacher. Guru requires twofold qualification as per Indian scriptures. पहला वो क्षत्रिय होता है जिसका शास्त्रों में अध्ययन हो, वो तो हमने भी किया है। पर दूसरी क्वालिफिकेशन पे हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब वो लिविंग ब्रह्म होता है, वो हम नहीं है। इसीलिए गुरु हम नहीं है। आई एम अ टीचर। सर आपकी इतनी अच्छी वीडियोस मैंने सुनी है, डिटेल नॉलेज अबाउट गीता जो आप बताते हैं, दैट इट केम फ्रॉम इनसाइड। सो आई डोंट नो व्हाट यूनिवर्स ब्रॉट इन, बट दैट्स हाउ इट वाज। सो डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, थैंक यू। ओवर टू यू सर, प्लीज। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और इतना अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया है। जो हमें विषय दिया गया, हम उसको ब्रीफ में भगवत गीता से ही बात रखेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा समाज है, परिस्थितियां हैं, वो कुरुक्षेत्र जैसी हैं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो कुरुक्षेत्र रणक्षेत्र में भगवान ने एक बड़ी सुंदर सा रूल बताया है योग का, जो ऑर्डिनरी लाइफ में एक्सेप्शनली यूजफुल हो सकता है। यहाँ जितने युवा हैं, जिस भी उम्र के लोग हैं, भगवत गीता अध्याय 6 सूत्र 17, ये जीवन का सूत्र है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक एक शब्द नगीना है। पहला शब्द युक्ताहार, इसको पहले पूरा समझ लें। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार करें, युक्त विहार करें। युक्त चेष्टस्य कर्मशु, युक्त चेष्टा करें, युक्त कर्म करें। युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्न रहे और युक्त बोध हो। योगो भवति दुःखः, ये वो योग है जो सारे दुखों को दूर करता है। हम हमारे काफी परिचित सामने देख पा रहे हैं। सिंह साहब नमस्ते, जून साहब नमस्ते। इसको थोड़ा ब्रीफ में हम कम समय में बताएं। एक एक शब्द युक्ताहार, इसका मतलब बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन यह है, राइट क्वालिटी एंड राइट
क्वांटिटी। आहार की डेफिनेशन शास्त्र कहते हैं आहरति इति आहारः। जो भी आप कंज्यूम करें वो आहार है। मुंह से ही नहीं, कान से भी, आंखों से भी। वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, पांचों सेंसेस से आप जो रिसीव कर रहे हैं वो सब आहार है। वो क्वालिटी सही होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए। डाइट उसी को कहेंगे। फिजिकल डाइट भी होगी, मेंटल डाइट भी होगी। फिजिकल डाइट में फ्रेश खाना, शास्त्र कहते हैं भगवत गीता 3 घंटे के अंदर बना हुआ खाना खाना, न्यूट्रिशियस फूड हो। थर्ड, कुक्ड विथ लव, वो प्रेम से बनाया गया हो, हमें नहीं पता स्विगी ने कैसे बनाया है। फोर्थ, ईट विथ अ हैप्पी माइंड, खुश माइंड से उसे खा रहे हो। पांचवा, वो अप्रोप्रिएट क्वालिटी हो। और छठा, वो खाने का सही समय हो। सूर्यास्त के बाद हमारे शरीर में, पेट में ऐसा कुछ नहीं है जो खाने को अच्छे से पचा सके। सूर्यास्त के बाद न खाएं। राइट टाइम हो, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी। कानों में आप जो सुन रहे हैं वो सही चीजें सुने हम, वो चीजें जो हमें लक्ष्य की तरफ लेके जाती है। आईज में भी व्हाट यू आर सीइंग, आप उस चीजों का एक्सपोजर जो लें जो हमें लक्ष्य की तरफ लेके जाते हैं। ये तो सेंसेस की डाइट हो गई। इसी तरह माइंड की डाइट होती है। व्हाइल लिसनिंग टू दिस, हाथ खड़ा करें जो जो लोग इस चीज पे क्वालिफाई कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। रेज योर हैंड्स। आप उतना ही खाना खाते हैं जो राइट क्वांटिटी हो। रेज योर हैंड्स। राइट क्वालिटी हो। रेज योर हैंड्स। और आप वही खाना खाते हैं जो 3 घंटे पहले बना हो। रेज योर हैंड्स। और आप हमेशा हैप्पी माइंड से खाते हैं। रेज योर हैंड्स। अगर आप ये नहीं खाते तो आप पहली चीज में ही डिस्क्वालिफाइड हैं, योग आप नहीं कर रहे हैं। अगली बात, मेंटल डाइट क्या होती है? मेंटल डाइट उन लोगों की डाइट होती है जिनके आसपास रहते हैं। आपके आसपास जो 5 लोग हैं वही आपकी मेंटल डाइट है। अगर आपके आसपास जो 5 लोग जिनसे आप रोजमर्रा में मिलते हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो राइटियस नहीं है, तो यू आर टेकिंग अ टॉक्सिक मेंटल डाइट। अब दिन भर में आप जिन 5 लोगों से रोज मिलते हैं, जरा सोचिए उनमें से अगर 5 पॉजिटिव हैं, इसका मतलब आपकी मेंटल डाइट अच्छी है। फाइन। इसके लिए तरीका है सत्संग कीजिए। एक हमेशा आपकी लाइफ में मेंटोर होना चाहिए एंड मेडिटेट कीजिए। ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। अब दूसरा शब्द पे जाए, युक्ताहार विहारस्य। ये तो आहार हो गया, विहार भी कीजिए। विहार का मतलब रिक्रिएशन, समथिंग दैट रिवाइव्स यू। टाइम निकालिए खुद के लिए, अपनी हॉबीज के लिए। कितने लोग अपने हॉबीज को इनफ टाइम दे रहे हैं? हाथ खड़ा करें फटाफट। कितने लोग हर महीने एक नई किताब पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। आप देख पा रहे हैं कृष्ण ये कह रहे हैं युक्त विहार कीजिए। नहीं तो स्टीव जॉब जैसी स्थिति कईयों की हो सकती है। स्टीव जॉब जिंदगी भर लोगों को लोगों से जोड़ते रहे और अंतिम पल में उनके अंतिम शब्द थे, ओ वाह। मतलब वो जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उनकी माता, उनकी बहन और सॉरी उनकी पत्नी, उनकी बहन और बच्चे सामने खड़े थे और शायद उन्होंने यही सोच के प्राण त्यागे, मेरी टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया, मैं खुद ही अपने बच्चों के लिए समय न निकाल पाया। अपने परिवार को समय दें, युक्त विहार करें। चाइना में एक जैक मा है, वो कह रहे हैं 12 घंटे रोज काम करना चाहिए। भगवान बचाए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से। आगे बढ़े, परिवार को इनफ टाइम दीजिए। परिवार को इनफ टाइम दीजिए। आई डोंट हैव मच टाइम टू स्पीक, अदरवाइज आई कैन टेल यू वेरी स्ट्रॉन्ग रियल लाइफ एनेक्डोट्स, बट आई एम गिविंग 13 मिनट्स, तो हम उसी में कंप्लीट करेंगे। गिव योर टाइम टू योर फैमिली। आखिरी में जब आप जीवन के सबसे विफलतम दौर में होंगे, वह यही लोग होंगे जो आपका हाथ थामे रहेंगे। और जब आप सफल भी हो जाएंगे, आप अपनी ट्रॉफी किससे शेयर करेंगे? यही तो वो लोग हैं। आगे बढ़े, युक्त विहार। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु। चेष्टा, वर्क प्रॉपरली कीजिए, युक्त वर्क कीजिए। युक्त वर्क, युक्त चेष्टस्य कर्मशु। युक्त कर्म करने का मतलब क्या है? जब भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, एक मोटा क्वेश्चन खुद से पूछिए, इज इट इन माई कंट्रोल? इज इट इन माई कंट्रोल? जो भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, सीना चौड़ा कीजिए और उसको स्वीकार कीजिए। इसी को कहते हैं ईश इच्छा। एनीथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम इन कंटेम्पलेटिंग अपॉन इट। मैं कितना ही सोच लूं, कुछ नहीं हो सकता उसमें। एक्सेप्टेंस। और दूसरी चीज, जो मेरे कंट्रोल में है, 100
परसेंट एफर्ट्स। बाइबल कहती है भगवान ने 6 दिन दुनिया बनाई और 7वें दिन संडे के दिन रेस्ट किया। इसका मतलब यह है रेस्ट करने का अधिकार संडे को केवल उसको है जो 6 दिन में अपनी दुनिया बना चुका हो। ये दुनिया मीडियोकर्स के लिए नहीं है और हम में से कोई मीडियोकर नहीं है। मां के गर्भ में 1 करोड़ शिशुओं की संभावना थी। हम लोग पैदा हुए क्योंकि हम पैदाइशी विजेता हैं। None of us is mediocre on the planet. हम मीडियोकर होते तो हम पैदा ही नहीं होते। बहुत खूब, बहुत खूब। योगः कर्मसु कौशलम। अब आगे बढ़े। युक्त स्वप्नावबोधस्य, राइट टाइम पे सोइए, राइट टाइम पे सोइए। सही समय है सोने का सर्कैडियन रिदम के अनुसार रात को 9:30 बजे। क्यों हम ये कह रहे हैं 9:30 बजे? सर्कैडियन रिदम का साइंस ये कहता है रात को 9:30 बजे मेलाटोनिन जनरेट होना शुरू होता है ब्रेन में। मेलाटोनिन इस बात का इंडिकेटर है कि अब सो जाइए, अब शरीर में ये ड्राउजीनेस आ रही है। पर अगर आप 9:30 बजे नहीं सो रहे हैं तो आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट जा रहे हैं और इसी से विकृति शुरू होती है। रात को 10 बजे से 2 बजे तक शरीर शारीरिक रिपेयर करता है। आप सर्कैडियन रिदम गूगल कीजिए, आप समझ जाएंगे। अगर कोई 10 से 2 के बीच में नहीं सो रहा है, उसके कहीं वुंड होगा, कोई घाव होगा, कोई बीमारी होगी, वो जल्दी हील नहीं होगी। रात को 2 बजे से सुबह 4-5 बजे तक बॉडी, ब्रह्म मुहूर्त तक बॉडी साइकोलॉजिकल रिपेयर करती है खुद को। अगर कोई इस समय जग रहा है वो फॉरगिव नहीं कर पाएगा, उसके मेंटल वुंड्स जल्दी नहीं भरेंगे, वो ज्यादा जल्दी डिप्रेशन में जाएगा। इसीलिए जरूरी है टाइम पे हम सो जाएं। पर यह प्रॉब्लम हुई है 1879 के बाद, जब फैराडे जी ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो बल्ब से पूरी बॉडी कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि करोड़ों सालों के, अरबों सालों के धरती के इतिहास में सूर्यास्त के बाद हम सो जाते थे क्योंकि लाइट ही नहीं होती थी। पर अचानक अभी जो नकली सूरज जल गए हैं, इससे बॉडी कंफ्यूज हो गई है कि कब सोना है। इसके कारण इंसोमेनिया 5000 साल की सभ्यता के इतिहास में सबसे ज्यादा इस समय है। स्लीप डिप्रिवेशन, एलन मस्क को हम कोट कर रहे हैं, आई विल नेवर बी हैप्पी विदाउट हैविंग समवन गोइंग टू स्लीप, अलोन किल्स मी। एलन मस्क इज सीरियसली इन अ ट्रबल ऑफ इंसोमेनिया, वो सो नहीं पाता। ये बहुत जरूरी है कि हम टाइम से सोएं। और दूसरा, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य युक्त कर्मशु कौशलम, युक्त चेष्टस्य। उसके बाद भगवान कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य। तो अगली बात है उठो भी टाइम पे, वेक अप इन टाइम। जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते वो लोग खुद को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी। हम वेदव्यास को कोट करना चाहेंगे, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी आयु का एक क्षण भी नहीं खरीदा जा सकता। इतने अनमोल क्षणों को जो लोग सोने में व्यर्थ गवा देते हैं, ऐसे नर पशुओं को मेरा नमस्कार। टाइम से सोना जरूरी है तो उतना ही जरूरी टाइम से उठना भी है। और उठने के बाद क्या करना है? 20-20 मिनट के 3 काम करना है। इस दुनिया में अगर आप सबसे बड़े बड़े अचीवर्स को देखेंगे, जेफ बेजोस 5 बजे उठते हैं, अमेजन के मालिक हैं। हावर्ड शुल्स 4 बजे उठते हैं, स्टारबक्स के मालिक हैं। ओपरा विन्फ्री 6 बजे। एरियाना हफिंसन पोस्ट के मालिक हैं, 6 AM। वॉरेन बफेट 6:45 AM। सभी सुबह उठते हैं। करना क्या है? 5 से 5:20 तक कसरत करो, शरीर को समय दो। 5:20 से 5:40 तक मेडिटेट करो, माइंड को समय दो। 5:40 से 6 बजे तक दिन भर का प्लान बनाओ कि मैं आज क्या सीखूंगा। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य। तो ओवरऑल आहार आपको फिजिकली फिट रखेगा, विहार आपको इमोशनली बैलेंस रखेगा, कर्मशु आपको प्रोफेशनली इफेक्टिव रखेगा, स्वप्न राइट टाइम सोना आपको मेंटली स्टेबल रखेगा और टाइम पे उठ जाना आपको स्पिरिचुअली एलिवेटेड रखेगा। योगो भवते दुःखाः, ये वो योग है भगवान कृष्ण ने कहा जो आपको दुखों से बचा देगा। हम हमारी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vikrant ji. Dr. Vikrant, so beautiful information you have shared. And I think none of us must have heard from this perspective that how this can really impact our body. I request, meanwhile, if somebody has question for Dr. Vikrant, please shoot us so I can really ask him. Thank you. If somebody has question for Dr. Vikrant, I would love to take this. No? So, okay, we have a group as well where you can put questions. You can put questions here while the session is going. We can, Dr. Vikrant can address those questions. Thank you. So, I guess
I guess Madhukar Jha is having some question. You can Okay. take it from him. I'll try to take this. He said, Dr. Vikrant का YouTube channel share कर दीजिए. We're going to share here. It is United Consciousness. अगर आप YouTube पे लिखेंगे तो it is United Consciousness लिख दीजिए YouTube पे, you will get it. Yes. So any other question apart of that you would like, since he's in the front of us, you can ask. We are giving you this opportunity. I myself got so enlightened, Dr. Vikrant, and have been listening you. So really excited to listen to you. So kind of you. Thank you. जो जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया है, हम उनका नव्या अगर उनका नाम है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. My good wishes for that. Thank you. ये हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है लिंक, जो लोग चाह रहे थे. This is the YouTube link. Ji. Thank you. I request Dr. Nilesh Korde, who is Ayurvedic researcher, master in clinical application of Ayurveda, specialist in Shareen Rachna from Pune University. Please, over to you, Dr. Nilesh. Are you with us? Yes, I am with you. Am I audible clearly? You are clearly audible, and we would like Thank to you. hear from you your perspective on Ayurvedic point of view on diabetes. Please, over to you. Namaste, everyone, and a wonderful morning to you all. Dr. Vikram has really indeed lightened my weight by presenting half of the things that I would be speaking about, and it was indeed very, very beautifully portrayed. The entire topic is on prameha or diabetes, and the world today is actually going towards a diagnosed form of a disorder called as diabetes. Pardon me, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. अगर किसी को सवाल पूछना है तब मैं थोड़ा सा हिंदी में बात कर सकूंगा, लेकिन फॉर्मल टॉक के लिए मेरी पढ़ाई हिंदी में नहीं हुई है. तो just I can understand, watch, listen, maybe converse, but I cannot speak eloquently in Hindi. So we start with Ayurveda and say whether this disorder has been mentioned in Ayurveda or not. अब ये हजारों साल पुराना शास्त्र है जिसमें आप you will be surprised to know कि it has been mentioned, and not one type of prameha. Prameha is a title that has been given to the topic of diabetes. It's not about one type of prameha. आप लोग सिर्फ diabetes mellitus और diabetes insipidus के बारे में ही जानते हैं, लेकिन यहाँ आयुर्वेद शास्त्र ने इतना खोल जाके प्रयास किया है कि उससे ज्यादा कुछ है, और उस हिसाब से प्रमेहा को हमने 20 types में बताया दिया गया है. And that's very, very elaborate a study about one particular disorder which talks about 20 types. Well, आप बोलेंगे कि कैसे होगा, क्योंकि तब तो शुगर डिटेक्ट करने का संभव नहीं था ना. ये अभी आप लोग शुगर डिटेक्ट करके उसको डायबिटीज बोलते हैं. ब्लड शुगर लेवल is correlated to another disorder called diabetes. If you have a sugar level between 80 to 120 into fasting, you consider it as normal, or nowadays it has been lowered to 110. Or if you have postprandial sugar that raises above 140, that means you're prone, or you're pre-diabetic or prone to diabetes. Let us see where this all began. And as the world has given us a title as a capital of diabetes in the world, I do not agree to that as such. Yeah. शुरुआत कहाँ से हो गई इसके बारे में? तो जैसे Dr. Vikrant spoke about, the first thing that he said was ahara, if you can get that. जो हेल्थ को गार्ड करते हैं इसको त्रयोपस्तंभ बोलते हैं हमारे, और दो डॉक्टर साहब ने बोले हैं. One is the diet, that is ahara, and the second one is nidra. He clarified it very beautifully, and that is why I said part of my job is already done. Third thing that he spoke about was the mind, but we did not elaborate on that. He did not have the time. I'm sure he has the capacity to speak on it as well. अगर आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना है तो ये 3
पिलर्स जिसके ऊपर आपका हेल्थ आधारित है, इसके उसको हम त्रयोपस्तंभ बोलते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अभी ब्रह्मचर्य आप बोलेंगे तो बोलेंगे आर यू एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. Abstinence is at all levels. He spoke and gave examples about the quantum of food you eat, the type of food you eat, the quality of food you eat, whether you are able to abstain from a certain quantum of food, whether you can control yourself from that quantum of food, whether you can control yourself from the desire to taste something, and control yourself from desires otherwise as well, whether they are worldly, physical, sexual, any form of desire, because a human being is not satisfied until and unless his desires are quenched. And if his desires are not quenched, he is constantly in search for something, and that becomes the origin for something that is very modern, that we had unheard of in until the last 30 years, that's called as stress. इसके बारे में तो हमें हमारे शास्त्र में कुछ नहीं लिखा था. इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए था या नहीं था. तो सारी जड़ रहती है इस स्ट्रेस की. दिस स्ट्रेस इज द कॉज फॉर ऑलमोस्ट एवरी डिसऑर्डर. उसके पहले हमारे स्पीकर पंडित सुनील जी बोले थे शास्त्र के बारे में, जिसमें आपने सुना होगा कि यू हैव अ certain particular almanac that you're born with, a certain particular influence of these different stars and different planetary situations. एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे खास ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आई नो इट इज वन ऑफ द साइंसेस व्हिच वी आर वेरी वेल एडवांस्ड इन. लोग बोलेंगे ये क्या साइंस है, ये तो जस्ट आपको बता देगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपका जन्म जो हुआ है वो खास कारण के लिए हुआ है, खास वक्त में आप पैदा हुए हैं, और उस खास वक्त में जब आप पैदा हुए हैं आपके ऊपर इन सारी चीजों का इन्फ्लुएंस होगा. अगर सूरज ज्यादा हो जाए तो आपको पसीना आ जाता है, अगर चंद्र का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो आप में कफ बढ़ जाता है. अगर these things are very well recognized and very well understood by you physically, I don't need to prove it to you. So for this august audience, keep your minds open. Science is not the limitation. Science may not have the capacity to prove what the Indian sciences are talking about, because science has not advanced to that level. We are speaking about not only physical form, we are also speaking about mental, emotional, and most important part is the spiritual form of what we would like to do. आगे बढ़ते हुए, if you see, when you talk about ahar, nidra, and brahmacharya, which we need to control ourselves, the first thing to cause any form of a disorder within your body is what you allow to enter inside the body. Jaise Dr. Vikrant has said earlier, that how many people are in your contacts, who are your emotional, who are in control of your emotional situation, how many people. So it is not only the food, it is the stimuli from outside. हमको पंच ज्ञानेंद्रिय दिया गया है, 5 ज्ञानेंद्रियस. सबसे पहले रोग होने का जो कारण बोला है आयुर्वेदा ने, उसको बोला है असात्म्य इंद्रिय संयोग. That means asatmya, that which is not satmya to the body, that which is not palatable to your body. It could be different for different people. It isn't the same for all. Asatmya indriya sanyoga. That means we have 5 sense organs, and out of these 5 sense organs, the eye, the nose, the ear, the tongue, and the skin, we are given these organs so that we gain knowledge to live in homeostasis with nature. Homeostasis मतलब जैसे कि निसर्ग के साथ हम बैलेंस में रहे. हम लोग अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं. कोई एस्किमो कोल्ड वेदर में रहता है, कोई रेगिस्तान में रहता है, कोई गोवा जैसे हमारे प्रांत में जो आनुक देश है वहां पे रहता है. सो हर एक का बदन बनाया गया है, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स वही दिए गए हैं, लेकिन इस
if you want to live in this universe, you have to have a balance. You have to have the ability to balance yourself within the surroundings around. So the first cause for a disorder is asatmya indriya sanyoga, wherein you use your sense organs in a manner which allows things to enter inside the body and create an imbalance between the mental abilities, the emotional abilities, the soul, and the physical body. So it is that subtle. बहुत सूक्ष्म है ये. हम ऐसे taken for granted करके जी रहे हैं without understanding हमें क्या दिया गया है जीने के लिए. The second part of it is प्रज्ञापराध. प्रज्ञापराध मतलब हम जानते हुए भी गलती करते हैं. हमको मालूम है कि चीनी हमारे लिए पॉइजन है, लेकिन फिर भी बाजार में भी बहुत सारा बिकता है, प्रोडक्शन में बहुत सारा होता है, इतनी सारी चीजें मिलती है और हमारा इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है. द टंग, वी डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर द टंग. So two things that we see over here, prajnaparada. Prajnaparada means I know it, that it is not beneficial to the body, but yet I do it. And third one is what is called as parinama. Parinama is the third one that is given. That is what happens by nature itself, the influence of nature itself. When you understand the people who had written the texts in Ayurveda, we've got three forms which are basically very, very important and who have contributed, and they haven't been changed. इसका ब्यूटी इतना अच्छा है कि कल ये बोला और आज ये बोला और कल ये सिम्टम बोले और आज इसको ऐड किया या परसों ये बोले कि ये सिम्टम गलत है, ऐसा नहीं हुआ है. हमारा भारतीय शास्त्र जो है वो सच के ऊपर आधारित है. और सच के ऊपर आधारित कब रहता है कि जब सारा टेस्ट किया गया और उसमें से एक शब्द भी हम बदल नहीं सकते. इसके पहले Dr. Vikrant has taken just one shloka from the Bhagavad Gita and so elaborately is explained that. But my question to all of you all is, do you all have the ability to change that shloka or add a word, even a letter to that shloka? It is the same with the Bible or the Quran. It is not possible to change that because it has come out of truth. And that is exactly where Ayurveda comes out of. Nothing but the truth. और इस वजह से what you see is the books that have been written down are written in golden letters. You may say that it is not applicable. It has been designed for a world which was 5,000 years old. The principles haven't changed. Your human body also has remained the same. You have the eyes, the ears, the nose. The structure hasn't changed at all of the human body. Your lifestyle has changed. You have been so bombarded by the modern technological advancement as well as the advertisements for food products, and we get to hear the more rigorous the advertisement is, the more capacity it has got to strike at different mind levels. So that is all about commercialization about our health. But the basic reason, if you go to see, Charaka has said that prameha is something called as kulaja. तब के समय ऐसा था कि इसके कुल में अगर प्रमेह हो तो उसको प्रमेह हो सकने की संभावना है. अभी प्रमेह मैंने बोला 20 तरह का है, उसमें से मधुमेह जो है which talks about sugar levels as such, which is increased in the body, and when you pass urine out and keep it outside in the nature, you will see ants and flies which are drawn to it because of its sweetness. Just one disorder that is there, that is madhumeha, and it is a vata form and it is said to be not curable, or it is very difficult to cure. डॉक्टर नीलेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपसे अगर कोई सेशन लेके हील करना चाहता है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे करें, अगर आप थोड़ा सा उस पर प्लीज. First of all, you will have your personality identified. आप किस प्रकृति के हो ये सबसे पहले जरूरी है जानने के लिए कि आप किस प्रकृति के बिलोंग करते हैं. प्रकृति मतलब जो आपका नेचर है, वात टाइप हो, पित्त टाइप हो या कफ टाइप हो. इसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ, इफ यू गिव अलाउ मी अ मिनट मोर टू स्पीक ऑन दैट. यस, प्रकृति मतलब हम लोग हर एक का फिंगरप्रिंट इंडिविजुअल है. अगर ये फिंगरप्रिंट इंडिविजुअल है, इसका मतलब है आपका शरीर एक ही है इस पूरे यूनिवर्स में.
और आपका एक ही शरीर को आप कुछ भी चीज जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट जनरलाइज yourself. You have a choice of colors, you have a choice of food, you have the choice of temperature of food which is served, you have a choice of season, you have a choice of scents, you have a choice of taste. ये सारी जो चीजें हैं वो individualized है, आपकी अपनी है. ये जानना बहुत जरूरी है. अगर आप वात टाइप में बिलोंग करते हो, पित्त टाइप पे बिलोंग करते हो या कफ टाइप पे बिलोंग करते हो, उस हिसाब से आपका मेडिकेशन किया जाएगा. साधारणतः हम लोग देखते हैं कि एक ही मैं I would like to speak about one medication which everybody takes, that is paracetamol, which it is world over taken by everyone. बुखार आ गया, you pop in a paracetamol without realizing that whether your prakriti can tolerate it or not. And there is no study that has been done on it as such. So if anybody would like to understand this first, you have got today the internet has opened. You don't need to come to me. The world is open out over here. You can understand your prakriti first, and if you understand your prakriti and your kula, it is all about accommodating yourself and adjusting yourself to what your lifestyle demands. Some of them, for them, it is demanding that they have to work in the night. No, we cannot sleep in the night. We have to work in the night because that is the trend that is working in. For some of them, it is demanding that they have to wake up early in the morning and leave for their jobs. So our earning patterns have changed our lifestyle, and that is modern. We need to adjust accordingly for that. So you need to understand these two things: what constitution you belong to and what is the work form that you are doing. क्योंकि पहले ऐसा था, सभी लोग श्रम कर रहे थे, सभी लोग वैसा ही खाना खा रहे थे और शरीर को बहुत श्रम देते थे. अभी हम लोग श्रम कम देते हैं, बुद्धिजीवी ज्यादा है. हम लोग बुद्धि का उपयोग करके, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद उसका भी उपयोग कम हो जाएगा. तो we have to understand what form of work we have, and based on that we need to accommodate ourselves in such a manner that we are able to deal with a lifestyle change that is expected out of us, just because we need to have the monetary gain. I think that should be clear enough. उसके बाद आ जाएंगी आपकी दवाइयाँ जो है, डाइट और दवाइयाँ, कि आप क्या खा सकते हैं. आपका जेनेटिक, सॉरी, हम लोग सीधा दवाई पे जाते हैं, कुछ हुआ नहीं, दवाइयाँ पहले खाते हैं. दवाई भी जनरलाइज्ड है और डाइट भी जनरलाइज्ड है. डाइट का आपको दो भाग में देखना चाहिए. एक, आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है. एक पंजाबी को मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप चावल ही खा जाओ, और गोवा वाले लोगों को मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप रोटी ही खा जाओ, क्योंकि आपको गोधूम बोला है. गोधूम मतलब गेहूं बोला है कि it is very good in diabetes. It's not the modern wheat which is good in diabetes. Yeah, but so it cannot be done like that. Your diet is your individualized genome-based diet, and your diet is your individualized geographically located diet. अगर एक पंजाबी गोवा में आके सेटल हो जाना चाहता है तो उसको थोड़ा सा गोवा का सब्जी, गोवा का डाइट, गोवा में जो उगता है उसको साथ लेके अपना जेनेटिक डाइट खाना चाहिए. उसको हम डाइटिक बैलेंस बोलते हैं, बेस्ड ऑन योर genetic composition and your and the geographical location. So unless one understands it, this is all about accommodating. This is all about balancing, and it is not rocket science. It is just simple. हम सबको ये पता है, सिर्फ हम लोग आंखें बंद करके लेते हैं क्योंकि हमको किसी और ने बताया तो उसको अच्छा लगता है थोड़ा सा. We know it. God has given us that knowledge to actually live in this world. Awareness to every human being. Yeah, it all is required is introspection. What am I doing to myself? Do I understand my body? What is it that has been gifted to me? How do I handle this? How is it that I maintain my sense organs? How is it that I maintain my physical body? इस बारे में हम लोग जीरो हैं. It is a शर्म की बात, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा सारा देश आयुर्वेद जी रहा है. हमको जो डाइट हमारे पूर्वजों ने डाल के दिया है वो पूरा आपके ज्योग्राफिकल हिसाब से है और आपका जीनोम पे बेस्ड था. तो वो हमको अभी भी पता है, and you have the affinity to that. But this modern diets which we talk about, a keto diet or this diet or that diet, I don't find it acceptable to myself personally, because it is not based on the genome of what it is. Thank you, Dr. Your genes have been trained over thousands of years to digest a particular form of food that you cannot alter.
You may add it. You can send your body into. Secondly, it is very important. Dr. Vikrant has said about the discipline that is required in the diet. How you have thought, what you. It is like a yajna. If you see, we perform yajna with Agni in front. अभी ये अग्नि को सामने लेके हम लोग यज्ञ डालते हैं, क्योंकि तेज महाभूत से ही सारा बर्ताव आ जाता है, सारा चेंज जो है वो अग्नि की वजह से आता है। जब आप पंच महाभूत देखते हैं, ये अग्नि, जैसे आप अग्नि बाहर का है वो जल जाता है जब आप उसमें घी डालते हैं, वैसे ही आपका जाठराग्नि है। जाठराग्नि मतलब जो डाइजेस्टिव कैपेसिटीज जिसको मेंटेन करना जरूरी है, उसको थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन देके उसको फैलाएं, ताकि जो आप खाएं वो बॉडी की में कन्वर्ट होके बॉडीली एब्जॉर्बेबल टिश्यूज होके बॉडी को बेनिफिट दे दें। सो दैट इट इज दैट इम्पोर्टेंट व्हाट यू ईट एंड हाउ यू ईट। सो बेस्ड ऑन दैट, you have been given ascribed diets. You have been told the times to eat, which Dr. Vikrant has already covered. Your times to eat, when to eat, how to eat, what to eat. He's beautifully elaborated about that. And we need to continue. It is all about seeking knowledge about how you want to live your life. It is not about writing a prescription and reading a prescription and following the prescription. प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों के बारे में होना जरूरी नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन लाइफस्टाइल के बारे में होना जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। ये कंट्रीब्यूशन आपने देखना चाहिए। ये है आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन प्रमेह जैसे आजकल के व्याधि में। And this knowledge, you know, really enlightened us to look at that कि इन सब चीजों के solution out of medicine भी हैं। Like अगर आप थोड़ा अपने अंदर, मुझे I also come from I'm a life coach and an author, you know, I work and I do my research। तो मुझको एक ही चीज समझ में आती है कि हमेशा, बिकॉज मुझे एक अपनी अवेयरनेस है, मैंने फाइंड किया जब भी कुछ कंसर्न हुआ है मैंने आज तक दवाई नहीं ली है। नो मैटर, इवन आई डोंट लिसन टू डॉक्टर्स कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, आपका चेकअप किया, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा हमारी बॉडी में भी अगर कोई कंसर्न होते हैं तो दवाई से हट के पहले ये सोचिए कि क्या और समाधान हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी समाधान है, आयुर्वेदिक समाधान है, और अपने आप का बॉडी स्ट्रक्चर हमने बिगाड़ के रखा है। तो आई थिंक these are the things where we need to look at this framework before we, you know, straight away go on the medicine and start eating medicine. I've seen people keeping boxes in their home कि ये मेरा मेडिकल का डब्बा है और मुझे पता होना चाहिए कब दवाई, and that is to keeping that box nearby your sleeping space, जहां आप सोते हैं। और आपने आई थिंक थोड़ा भी, अगर आजकल हम बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और हम सबको पता है कि जिस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर रखते हैं बेडरूम का, उसी तरीके से आपकी लाइफ फॉर्म होती है। जैसे डॉक्टर विक्रांत ने कहा, आप किस तरह की संगत में है तो आपका बेडरूम, आपका स्पेस अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। अगर हमने वहां पे मेडिसिन के डब्बे रखे हुए हैं तो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग। मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ, मेरा नाम दीक्षिका है, एंड आई विल टेक फॉरवर्ड एंड आई विल गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू हाउ माइंडसेट वर्क। पहले तो let me just interrupt you with this one small thing that you said. We have not understood the healing capacity of the body by itself, which you have pointed out rightly now. That you are अभी जानवरों में आप देखिए, वहाँ उनमें डॉक्टर नहीं है, वो भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन खुद का दवाई खुद ढूंढ के खुद ही अच्छे हो जाते हैं। My dog doesn't eat। आपने कभी देखा होगा आपके घर में पेट्स हैं, वो खाना खाना बंद कर देंगे इमीडिएटली। Yes. आप डॉग को चिकन इतना पसंद है, वो नहीं खाएगा, वो 24 घंटे हील करेगा बॉडी को, बैठ आएगा साइड में। I've seen this is in my home। And you know, you look at, they operate from awareness, or we human beings do not use our consciousness। Yes. Our consciousness has been given to us not only कि हमारी बॉडी बढ़े, हमारे इमोशनल, हमारी मेंटल वेलबींग सब बढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं इस टॉपिक को टच करना चाहूंगी that we are a being, do not look at, हम एक ऐसे हम लोग देखते नहीं है कि फिजिकल के अलावा एक वेलबींग होती है इमोशनल, एक होती है मेंटल, एक होती है स्पिरिचुअल, एक होती है सोशल। बट ज्यादातर लोग सिर्फ 3 चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, देयर रिलेशनशिप, देयर मनी, दे आर मेकिंग इट और नॉट, एंड आई थिंक दैट्स फन पार्ट ऑफ इट। बट अगर आप इंसान की जिंदगी देखें तो देयर इज अ 7 स्फीयर्स, नॉट ओनली 3। योर फाइनेंशियल, योर रिलेशनशिप, योर ओन इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, योर स्पिरिचुअल सोशल वेलबींग, एंड देन योर रिलेशनशिप वेलबींग। तो हम जब स्ट्रेस लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, तो स्ट्रेस एक पार्ट से नहीं आता, हर जगह से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को सबसे पहले इमोशनल और मेंटल हील करें, और उसके बाद आपकी बॉडी अपने आप हील होनी शुरू हो जाती है। तो मैं जो समझती हूँ बॉडी का कॉज है
जो इफेक्ट हमको देती है, बॉडी लिव्स ऑन द इफेक्ट लेवल, वो एकदम नहीं प्रोड्यूस करती किसी भी कंसर्न को। तो कंसर्न कम्स फर्स्ट इमोशनली एंड मेंटली। और मैं हमेशा ये एफर्ट देती हूँ कि हर कोई से इमोशनल और मेंटल लेवल पर समझे। नाउ इमोशनल कैसे जागते हैं? सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी आपको कि स्टार्ट लुकिंग आपकी स्टोरीज और पास्ट और पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है आपकी लाइफ के बारे में। क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता है, या आई एम नॉट लव्ड। ज्यादातर मैंने देखा है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट गुड इनफ। तो आपके ये जो अगर पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पेन और पेपर लिखिए और लेट गो ऑफ करिए और रिजेंटमेंट निकालिए, और आप देखेंगे कैसे आपकी डिजीज भी सॉल्व होनी शुरू होगी। इन अ वे डॉक्टर विक्रांत एंड नीलेश जी ने यही पॉइंट्स को टच करा। मैं उसको मेंटल लेवल पर आपको वही बताना चाह रही हूँ कि दो तरह से इंसान जिंदगी को ऑपरेट करता है। और एक दूसरी चीज इसमें ये देखिए कि आप अपनी जिंदगी अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जी रहे हैं या लैक पॉइंट ऑफ व्यू से जी रहे हैं। 99% पीपल लिव देयर लाइफ फ्रॉम अ लैक पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, हर चीज में नो नेगेटिव और लैक बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर कम्युनिकेशन है, हम जब किसी के लिए कुछ कर रहे हैं सोसाइटी में तो एक्सपेक्टेशन पहले है, स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। स्टार्ट लुक इन योर बिजनेस और जो भी लाइफ आप जी रहे हैं कि मैं कितना ज्यादा लैक में हूँ और कितना अबंडेंस से लाइफ को जी रहा हूँ। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग योर लाइफ फ्रॉम अबंडेंस? नॉट कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1 आप लिख सकते हैं, नॉट जजिंग अदर्स एंड डूइंग द रेट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर इस चीज को देखिए कि किस चीज को, किस स्टेप्स को हमें करना है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है पॉइंट नंबर 3 इज अगर आपने कुछ अपने लिए तय किया है उसको करिए, उसको डिले मत करिए। एंड वर्क ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यूज। आपकी ज्यादातर डिजीजेस जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्लियरली बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है। हमको पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि हमको मोटापा आ गया या डायबिटीज हो गई या एक्सरसाइज कंसर्न हो गया, वी डोंट गो इनटू द मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, वी स्ट्रेट अवे गो एट कि ये हो गया और सीधा डॉक्टर के पास भागो और दवाई खाओ। और इन अ वे डॉक्टर साहब दोनों ने डॉक्टर नीलेश ने ये बताया है कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके नंबर 1 अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। उसके साथ मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम अपनी इमोशनल और मेंटल वेलबींग पे काम करें कंसिस्टेंट तो ये चीजें रिवर्स हो सकती हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने रिजल्ट कॉज करे हैं, हाइट्स तक बढ़ती हैं लोगों की। एक बहुत अमेजिंग चीज बताऊंगी, 3D डजंट मैटर। एक एक्सपर्ट है नेवल गॉडसन, अगर आप उनकी स्टडीज पढ़ेंगे तो हर चीज मैलिएबल है इस रियलिटी में, हर चीज चेंजेबल है। हमारी बॉडी हर 11 महीने में एक नई बॉडी बना रही है। आप जिस बॉडी के साथ पैदा हुए हैं दैट्स नॉट द सेम। सेल हमारी बॉडी में वाइब्रेट करते हैं, हर मोमेंट हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हर मोमेंट हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये बॉडी, अगर आप ध्यान से अपनी बॉडी को देखिए, सांस जा रही आ रही है अपने आप, क्या हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए? क्या कोई इफेक्ट हो रहा है? जब सबकॉन्शियसली हमारा माइंड इतना कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, तब क्या हम अपने सॉल्यूशंस को वहां फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड दिस 3D रियलिटी। सो 3D रियलिटी का मतलब है जो घटित हो रहा है प्रेजेंट में, जो घटित इस क्षण के अंदर हुआ वो चला गया। मैं अपने सॉल्यूशन और अपनी पास्ट स्टोरी से जीना शुरू कर दूंगी तो बीमारियां और स्ट्रेस ही एकत्रित करूंगी अपनी बॉडी में। क्या हम इस रियलिटी को ऐसे देख सकते हैं? इट इज चेंजेबल मोमेंट बाय मोमेंट एंड व्हाट आर वी डूइंग विद दैट? अगर हमारी रियलिटी 3D हर वक्त चेंजेबल है तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? सिर्फ दवाइयां डिसाइड कर रहे हैं? एक तरह का लाइफस्टाइल हमने लेट सोना, लेट उठना और लेट सोना, इस तरह का लाइफस्टाइल बनाया हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगी, आपने सुना होगा रेज योर वाइब्स। आई हैव 4 minutes टू टॉक अबाउट दिस। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर अपनी लाइफ में आपने अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करना शुरू किया, और बाय द वे साइंटिफिकली प्रूव है कि आप ये देखिए नेगेटिव इमोशंस, आपका शेम, गिल्ट, आपका अंडर कॉन्फिडेंस, नॉट फीलिंग वर्थ इनफ, ये सब अंडर 100 वाइब्रेशंस में आता है यूनिवर्स में। यूनिवर्स की वाइब्रेशन है हर इमोशंस की। ये एक बहुत डिटेल क्लास है बट मैं आज शॉर्ट में संक्षिप्त में बताऊंगी। आपने देखा होगा हर धर्म बात करता है ग्रैटिट्यूड की, थैंक यू की। क्यों बात करता है? क्योंकि ग्रैटिट्यूड में बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन है और ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में 700 एंड गारंटेड। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को लव वाइब्रेशन, ग्रैटिट्यूड में लेकर के जाएंगे, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे,
ऑटोमेटिकली आप हील होना शुरू हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर नीलेश ने बताया, हमारी बॉडी में वो कैपेसिटी है, पर वो जागृत नहीं होती, वो एकत्रित नहीं होती, क्योंकि हमने बॉडी में पॉइंट ऑफ व्यूज, स्टोरीज, जजमेंट, 24 घंटे ओवर सोचना, सेडेक्टरी लाइफस्टाइल, इससे अपनी बॉडी को भर दिया है। अगर हमारी बॉडी की हम वाइब्स ऊपर करेंगे जो मेंटली हो सकती है, और आप सोचिए आप कितने लकी ह्यूमन बीइंग है, वी हैव दिस माइंड, इट्स अ सॉफ्टवेयर गिवन टू अस टू रिप्रोग्राम आवरसेल्फ इन एनी वे वी कैन। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और जैसे कि डॉक्टर विक्रांत ने बताया, और हम सब जानते हैं, उन्हें बहुत बार सुना, वी आर अ यूनिक बीइंग, और ऐसे ही हमारा जन्म नहीं हुआ है। बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि 83,000 योनियां होती हैं, उसके बाद इंसान का जन्म मिलता है। तो अपने कर्म करिए। कर्म के अंदर अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी आता है। कर्म के अंदर आप क्या सोचते हैं वो भी आता है। कर्म के अंदर ये भी आता है कि आप कितना लोगों को, सबसे ज्यादा अपनी बॉडी को जज करते हैं। अगर किसी की जजमेंट ज्यादा है किसी और के लिए, तो अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा जज करता है। और बीमारियों का घर वहीं से शुरू होता है, जब अपने आप को आप जज करते हैं, अपने आप से आप प्यार नहीं करते। और प्यार ना करना, having lot of point of views, I understand, can come from past, can come from फैमिली में कुछ हो गया, कुछ चाइल्डहुड ड्रामा हो गया, जिसकी वजह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज जनरेट होते हैं। तो जस्ट लुक एट एंड रेस्ट्रोस्पेक्ट विद इन योर सेल्फ की क्या सच में इन सब चीजों का सॉल्यूशन मेडिकल के अंदर है, दवाई खाने में है क्या? मैं तो अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे सेशन के लिए, सबसे पहले मैं कहूंगी दवाई का डब्बा साइड रखो, नॉट इमीडिएटली, बट आपको भी ये पता है कि जो आप अपने आसपास के स्पेस में रखेंगे वही आप जनरेट करते हैं। द मोमेंट यू कीप मेडिसिन, योर लाइफ, योर ओन यूनिवर्स अंडरस्टैंड दिस कि आप दवाई से ही अपनी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो आपको वही चीज रिप्रेजेंट करता है। ये 3D वही दिखाती है जो आप सोचते हैं, समझते हैं, जिस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे डॉक्टर विक्रांत ने बताया, सिर्फ खाना खाना मुंह से नहीं होता, सेंसेस से क्या ऑब्जर्व करते हैं। क्या आप सेंसेस से नेगेटिविटी ऑब्जर्व करते हैं? क्या आप सेंसेस से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव माइंडसेट ऑब्जर्व करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं? सो सॉल्यूशन इज रेज योर वाइब्स, रेज बीइंग ग्रैटिट्यूड। इसके साथ मैं सेशन को एंड करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगी। आई थिंक वी ऑल पैनलिस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई थिंक ये सबके बिहाफ पे है। अगर आप मात्र 40 दिन तक ग्रैटिट्यूड लिखें, और ये छोटी सी एक्सरसाइज है, सबको पता है, बट किस तरह से करनी है मैं वो बता रही हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द लिव, आपकी जिंदगी जहां से आपने शुरुआत करी है, सोचिए क्या क्या नहीं प्राप्त हुआ। अगर आप वो लिखना शुरू कर दें और एक पन्ने पे लिखे, आई लेट गो ऑफ माई पेरेंट्स डिड नॉट टेक केयर ऑफ मी। मैं जाने देना चाहता हूँ कि मेरे पिताश्री ने मेरे लिए ये नहीं करा, मैं जाने देना चाहती हूँ मेरी माँ ने मेरे लिए नहीं किया। मैं इसको लेट गो ऑफ करती हूँ और अपने आप को माफ करती हूँ कि XY चीजें नहीं हुई। आप ये चीज 40 दिन कीजिए, मैं गारंटेड कह सकती हूँ किसी भी तरह की बीमारी आपकी बॉडी खुद हील करना शुरू कर देगी। और आपको सबसे पहले तो इमोशनल जो एक ट्रॉमा है इनसाइड, उसको हील करने का साक्षात आपको ऐसा समझ में आएगा, खुद आपकी अवेयरनेस रेज होगी। तो 2 चीजें सिर्फ, लेट गो ऑफ नॉट ओनली हर वो इंसान जिसने आपकी जिंदगी में थोड़ा भी आपको हर्ट करा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि XYG चीज होती तो ये हो जाता, प्लीज लेट गो ऑफ दैट और फॉरगिव योरसेल्फ कि आपने इतना टाइम उस जगह पर वेस्ट करा। दूसरी एक्सरसाइज, ग्रेटिट्यूड जो आज तक मिला है, अंत में यही कहूंगी, शुक्रगुजार रहिए उन चीजों का जो आपको प्राप्त हुई है, इंक्लूडिंग योर बॉडी, और लेट गो ऑफ करिए जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया। फॉरगिव योरसेल्फ जिनके लिए आपने इमोशनल मेंटल एनर्जी को वेस्ट करा। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस presence for everyone to get present. Special thanks to all panelists. आपके जो भी सवाल सबके लिए हो, इंक्लूडिंग मेरे लिए, डॉक्टर नीलेश के लिए, डॉक्टर विक्रांत के लिए, पंडित जी के लिए, प्लीज राइट इट हियर। नेक्स्ट वेबिनार हमारा ओबेसिटी पे होगा, जो कि अगेन एक टॉपिक है जो मोस्ट डिमांडेड है, सो हमने रखा है। प्लीज ज्वाइन अस नेक्स्ट वीक ऑन संडे। राइट योर क्वेश्चंस हियर और इन द ग्रुप if you want to take up session with Dr. Nilesh, Dr. Vikrant, with me or Mr. Sunil, you can ask that for. Thank you so much. Thank you very much. And you can raise your hand here. अगर कुछ सवाल हो, कुछ सेशंस हो, यहाँ लिख सकते हैं। हर्षल को मैं रिक्वेस्ट करूंगी या नंबर डाल दीजिए जहाँ पे लोग अपने